नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का वो टॉपिक जिसके बिना मैथ्स की भी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की। तो चलो शुरू करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याओं को हम शामिल करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके। तो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है? हाँ। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। कहने का मतलब, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याओं को शामिल किया जाता है। तो बच्चों, वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याओं को शामिल किया जाता है, जिसमें से एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। हम ऐसा कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप यह बोल सकते हैं या उन्हें यह बता सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है और वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित भी किया जा सकता है। ठीक है साथियों? अब हम आगे चलते हैं। वास्तविक संख्याओं में जो पहली संख्या है परिमेय संख्या, तो हम समझने की कोशिश करेंगे या हम सबसे पहले यह समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है साथियों? तो अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें P बट्टा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों, जिन संख्याओं को हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे जो P और Q है वो एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं उन्हें हम आगे समझेंगे। ठीक है? अभी आपको यह समझना है कि P और Q क्या है। P और Q एक पूर्णांक है, लेकिन जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर। तो इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। सिंपल है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को अपन P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, P और Q कोई एक पूर्णांक होगा और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2/3। ठीक है बच्चों? अब 2/3 एक पूर्णांक है, एक संख्या है, लेकिन जो Q है, Q का मतलब जो 3 का मान जो नीचे लिखा है 2/3, जो बट्टे में जो संख्या है 3, ये 3 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 2/3, यह एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है साथियों? हम परिमेय संख्या को ऐसे भी समझ सकते हैं, इसकी एक दूसरी परिभाषा, कि वे संख्याएं जिसमें अंश और हर कोई पूर्णांक होता है लेकिन हर शून्य नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों? आपको जो बेटर लगे इन दोनों में से वो डेफिनेशन आप यूज में ले सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं में ये जो नीचे आपको सीरीज दे रखी है, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या में शामिल की जाती है, जिनमें पहली है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली जो संख्याएं होती है वो सब संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। तो ये सब जो संख्या है वो प्राकृत संख्या की श्रेणी में आती है।
अगर हम प्राकृत संख्याओं की श्रेणी में आगे जीरो को भी इंक्लूड कर दें, जीरो को भी शामिल कर दें, फिर वो संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या भी कहाँ तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। ठीक है बच्चों, यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में फर्क केवल जीरो का है। अगर प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। और अगर एक से ही हम संख्या को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, तो ये जो ग्रुप होगा संख्याओं का, ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होती है? तो बच्चों आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है। संख्या रेखा क्या होती है? आप सबको पता है कि संख्या रेखा में जो सेंटर में, जो बीच में जो नंबर होता है वो जीरो होता है। और जीरो के अगर हम राइट साइड में बढ़ते हैं, राइट साइड में जो हमको नंबर मिलते हैं वो सारे धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, 1, 2, 3। और ये नंबर कहाँ तक चलेंगे? ये नंबर अनंत तक चलेंगे। ठीक है। और अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं और लेफ्ट साइड में जो हमको नंबर मिलते हैं वो हमको नेगेटिव नंबर मिलते हैं, जैसे -1, -2, -3। और ये नंबर भी कहाँ तक चलेंगे? अनंत तक चलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो संख्या रेखा पर दो प्रकार के नंबर को निरूपित किया जाता है, यानी धनात्मक संख्याओं को भी निरूपित किया जाता है और ऋणात्मक संख्याओं को भी निरूपित किया जाता है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या रेखा पर व्यक्त किए जाने वाले सभी प्रकार की संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती है, वो सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक क्या होता है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। पूर्णांक समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक, समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक क्या हो गया? पूर्णांक सभी प्रकार की पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या, तो शांत दशमलव संख्या क्या होती है? बिल्कुल आसान है। दशमलव का मतलब होता है पॉइंट। अब शांत का मतलब क्या होता है? शांत दशमलव संख्या का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद एक सीमा तक संख्याएं समाप्त हो जाती है। एक सीमा के बाद संख्याएं समाप्त हो जाती है। जो संख्याएं पॉइंट के बाद एक सीमा तक चलती है और उसके बाद में जब समाप्त हो जाती है, वे संख्याएं शांत दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे कि मैंने लिखा 0.25। अब 5 के बाद में ये संख्याएं नहीं है, ये यहीं तक एंड हो गई, तो ये कहलाएगी शांत दशमलव संख्या। शांत का मतलब होता है एक सीमा तक नंबर की समाप्ति, इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं रहते हैं। जैसे एक नंबर और लिख रहा हूं मैंने लिखा 0.235, 0.235। अब इसके बाद ये नंबर आगे कंटिन्यू नहीं रहेंगे, तो ये कहलाएगी शांत दशमलव संख्या। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत का मतलब क्या होता है? अशांत का मतलब समझ लेते हैं। अशांत का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट के बाद एक सीमा तक नंबर समाप्त नहीं होते हैं, वो नंबर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.123। अब ये नंबर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जब ये नंबर आगे बढ़ेंगे, इन नंबर की आवर्ती बार बार रिपीट होने वाली है। यानी ये नंबर बार बार रिपीट होता है, यानी इनकी आवर्ती बार बार वापस रिपीट होती रहती है। जैसे यहाँ पे लिखा 0.123
और वापस इसी के आगे ये नंबर एंड नहीं होंगे, वापस 1 2 3 1 2 3, मतलब एक ही जैसे नंबर की आवर्ती बार बार रिपीट होती रहती है और वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ये कभी एंड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। अशांत क्यों कहलाती है? क्योंकि ये कभी एंड नहीं होते हैं। आवर्ती क्यों जोड़ा? क्योंकि इसमें एक जैसे नंबर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 0.17 17 17 17 डॉट डॉट डॉट। जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं इन नंबर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 0.17। अब 17 जो नंबर है बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार। अब 0.123 123 123 जो रिपीट हो रहा है, तो इनको अपन कैसे लिखेंगे? 0.123। अब 1 2 3 तीनों नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको अपन लिखेंगे 0.123 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या ही कहलाती है। ठीक है बच्चों? ओके। अब हम आगे बढ़ने से पहले इन दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है वो हो गया अभाज्य संख्या। तो बच्चों अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर। आपने सुना भी होगा पहले अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। बच्चों अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल दो ही संख्या से विभाजित होती है। क्या होती है? वह संख्या जो केवल दो संख्याओं से विभाजित होती है। अब वो दो संख्या कौन सी है? तो जो पहली संख्या है, प्रथम संख्या, वो तो होती है 1। ठीक है, यानी एक का भाग तो सभी प्रकार की संख्याओं में पूरा पूरा जाता है, यानी अभाज्य संख्या एक से तो विभाजित होगी और होगी। दूसरी संख्या कौन सी है जिससे वह विभाजित होती है? तो दूसरी संख्या है वह संख्या स्वयं, यानी वह खुद अपने संख्या से ही विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने लिया एक संख्या जैसे 5, हमने लिया 5। अब आप बताओ 5 किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, यानी 5 में कौन कौन सी संख्या का भाग जा सकता है? तो आप बोलोगे सबसे पहले एक का भाग 5 में पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 5 1 से विभाजित होगी। दूसरी कौन सी संख्या है? तो दूसरी संख्या हो गई 5 खुद। दूसरी संख्या हो गई 5 खुद यानी स्वयं। 5 केवल 5 से ही विभाजित हो सकता है, यानी 5 में एक तो 1 का पूरा पूरा भाग जा सकता है और 5 में 5 के खुद का पूरा पूरा भाग जा सकता है। क्या इसके अलावा कोई तीसरी संख्या है क्या जिसका भाग 5 में पूरा पूरा चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। यानी 5 में केवल 2 ही संख्या का भाग जा सकता है, यानी 5 केवल 2 ही संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या क्या होता है वो आप समझ चुके होंगे। वह संख्या जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती है,
जिनमें केवल 2 ही संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, जिसमें से एक तो होगा 1, यानी पहली जो संख्या होगी वो तो होगी 1, और दूसरी संख्या होगी वह स्वयं संख्या, यानी वह संख्या स्वयं। ठीक है, तो अब अभाज्य संख्या की बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो होती है 2। क्या होती है? 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और 2 के बाद में और कौन कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है? तो सबसे पहले हो गया 2, 2 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 3, 3 के बाद होता है 5, 5 के बाद होता है 7, 7 के बाद होता है 11, 13, 17, 19, 23। इस तरह से आपको कम से कम 10 अभाज्य संख्या याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। प्यारे बच्चों, आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, क्या पूछ सकते हैं? एकमात्र सम अभाज्य संख्या। अगर आपसे ये पूछे कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो भी प्यारे बच्चों वो भी 2 ही होती है, क्योंकि सम का मतलब होता है वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और अभाज्य संख्या जो केवल 2 ही संख्या से विभाजित होती है, तो 2 भी केवल 2 ही संख्या से विभाजित होता है। एक तो 1 से होता है, एक तो 1 से विभाजित होता है, और एक 2 खुद अपने नंबर से विभाजित होता है। तो इसका मतलब 2 हो गया अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है, 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है, वो सारी की सारी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 को छोड़कर सभी जो अभाज्य संख्या होती है वो सब विषम अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? विषम। ठीक है, तो हम ऐसा कहते हैं कि जो एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो क्या होगा? वो केवल 2 होगा। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो भी क्या होगी? वो भी 2 ही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या। किसकी बात करते हैं? भाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य में हमने क्या पढ़ा था? वह संख्या जो केवल 2 संख्या से विभाजित होती है। अभाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होगी। तो हम भाज्य संख्या में क्या लिखेंगे? वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक संख्या ली और वह संख्या हो गई 10। ठीक है बच्चों, अब हमको ये देखना है कि 10 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होता है। तो हम देखते हैं कि 10 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो सकता है, मतलब 10 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। तो 10 में 1 का भाग जा सकता है, 10 में 2 का भाग जा सकता है, 10 में 5 का भाग जा सकता है, और 10 में खुद 10 का भी भाग जा सकता है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए
कि 10 कितनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है। 10 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो रहा है। 10 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो 10 है ये भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है या जिस संख्याओं में 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाता है वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर कोई पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। क्या होती है? 4। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, 2 के बाद में अभाज्य 3 हो गई, 3 के बाद में 5, ये तो अभाज्य संख्या हो गई। लेकिन हम बात करते हैं भाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 4। अब आप पूछोगे तो फिर 1 क्या होता है? 1 क्या होता है? तो प्यारे बच्चों नोट को पढ़िए। एक न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या होती है। एक न अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आती है और न ही भाज्य संख्या की कैटेगरी में आती है। ठीक है बच्चों, ओके।